हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो मैं महक खान आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाएं, विजयनगर और बहमनी। ठीक है, यानी कि हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है हिस्ट्री का, और जो हमारा पेपर का नेम है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1550 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हिस्ट्री का यूनिट है जिसमें हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बहमनी साम्राज्य सबसे पहले हेडिंग है ये इतनी बड़ी बड़ी, तो इसमें हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये था क्या। सॉरी, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिनगर और बड़े भाई बुग्गा के नाम पे हुई। ठीक है, यहाँ पे बुग्गा होगा, यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, यहाँ आप समझ जाइएगा कि ये बुग्गा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दो दो भाई थे जिसमें हरिहर था, दूसरा बुग्गा था। उनके द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार किया, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्हीं का राज था। इनका राजकाल बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ संघर्ष के कारण प्रसिद्ध रहा था। तो बहमनी सुल्तान थे एक मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, इनके साथ संघर्ष इतना ज़्यादा था, यानी लड़ाई झगड़े युद्ध इतने ज़्यादा थे, जिस वजह से ये जो विजयनगर का जो राज्यकाल है ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मशहूर होता है। इस संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो उपजाऊ भूमि थी, जो कृष्ण नदी और तुंगभद्र नदी के बीच फैली हुई थी। यानी कि एक ये कृष्ण नदी जा रही है, दूसरी तुंगभद्र नदी जा रही है, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र आता है ना काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी नदी के बीच के हिस्से के लिए लड़ते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था। अब बहमनी और विजयनगर के शासकों के टकराव का प्रमुख कारण आर्थिक था। विजयनगर के महान शासक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर की राज्य सीमा केरल तक फैली हुई थी। देवराज द्वितीय की मृत्यु तक। ठीक है, उसके बाद देवराज द्वितीय की मृत्यु 1446 में होती है। तो यहाँ से हमने विजयनगर की बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं कि कब इसकी स्थापना होती है, कौन करता है स्थापना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो हरिहर द्वारा स्थापना होती है, बुग्गा द्वारा स्थापना होती है। पहले हरिहर इसमें राज करता है, फिर हरिहर की मृत्यु के बाद बुग्गा राज करता है। ठीक है, विजयनगर के सबसे प्रमुख प्रसिद्ध राजा देव कृष्ण राय थे। ठीक है, ये इस साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख राजा थे। उन्होंने विस्तारवाद की नीति अपनाई और इनकी जो सैन्य विजय थी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने 1509 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद 1512 में बीजापुर, गुलमर्ग और बीदर पर आक्रमण किया। यह कि न केवल एक विस्तारवादी शासक थे, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और विद्वान भी थे। पराजित शत्रु के प्रति ये बहुत दयालु थे। ठीक है, यहाँ पे डालता नहीं होगा, यहाँ पे दयालुता होगा। जब हिंदी टाइप होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों को लगता हो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है, तो इसको जो मैं बोलती हूँ ना उसको ध्यान से सुन के उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ के मत देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सब कुछ। इसमें धार्मिक सहनशीलता थी, यह कला प्रेमी थे। इन्होंने राज्य को संगठित करने का महान कार्य किया था तथा राज्य को गौरव के शिखर पर पहुंचाया। इनकी मृत्यु से साम्राज्य को निश्चित ही धक्का लगा। ठीक है, अब देखिए इतने ज़्यादा प्रमुख राजा हैं, इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने युद्ध लड़े, उसमें विजय प्राप्त करी है। ठीक है, विस्तारवाद की नीति अपनाई है। शत्रुओं के प्रति जब वो दयालु थे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रजा के लिए, वो जो उनके लिए कार्य करते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली दयालु होंगे ही होंगे। तो ऐसे राजा से तो हर कोई खुश होगा, तो ये लोग भी खुश थे। अब आता है तालीकोटा का युद्ध, जो कि होता है 1565 में। इसमें होता क्या है, सन 1564 में दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर और
बीदर, ये 3 अलग अलग राज्य हैं, और गोलकुंडा के 4 राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ गठजोड़ बनाया। दूसरी ओर राजा सदाशिवराय ने के मंत्री राम राय ने 80,000 घुड़सवार, 9 लाख पैदल सैनिक और 2,000 हाथियों और तोपों के साथ युद्ध किया। ठीक है, अब एक तरफ कौन थे? ये 4 राज्यों के सैनिक, राजा, ठीक है, मंत्री सब लोग थे। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। ठीक है, ये 4 लोग हो गए, 4 राज्यों के सैनिक हो गए। उसके बाद हमारा एक था अलग, विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर के खिलाफ इन चारों ने साजिश करी, जिसमें जो विजयनगर के जो शासक थे, सदाशिव राय उस टाइम पे राज्य संभाल रहे थे, राजगद्दी उनके पास थी। उनके मंत्री थे राम राय। उनके पास 80,000 घुड़सवार, 9 लाख पैदल सैनिक और 2,000 हाथी, उसके बाद तोपें भी थी। ठीक है, तो ये सब होने के बाद भी इनमें क्या होता है, जो विजयनगर होता है वो हार जाता है। स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ ये जीत जाएगा, बट उसके बाद इसको हार का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सदाशिव राय थे, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि वो जो राम राय थे, उनके मंत्री, उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। ठीक है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट जो होता है वो हमेशा ही धोखा देता है, तो वही यहाँ पर हुआ। हालांकि उन्होंने धोखा नहीं दिया, बट फिर भी जितना इनको बुद्धिमान और जितना इनको महान समझा जा रहा था, वो उतना उस युद्ध में नहीं लड़ पाए। शीघ्र ही युद्ध होता है। शुरुआत में विजयनगर विजय होता नजर आता है, परंतु अंत में गठजोड़ के तोपखानों, ठीक है, यहाँ पे तोपखानों ने उनकी हार को जीत में इनकी हार को जीत में बदल दिया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। विजयनगर विजय होता लगता है, यानी कि वो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सिर्फ लग रहा है कि वो विजय हो जाएगा, परंतु अंत में जो गठजोड़ होते हैं, यानी कि वो जो 4 राज्य मिलकर युद्ध लड़ रहे होते हैं, उनके जो तोप खाने होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तोप होती हैं, उसकी वजह से विजयनगर की जो जीत थी उसको उन्होंने हार में परिवर्तित कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर की हार का कारण उनके मंत्री पर विश्वास था, जिस कारण से विजय हासिल ना हो पाई। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे युद्ध होता है। 4 जो राज्य हैं वो मिलकर युद्ध करते हैं विजयनगर के खिलाफ। जो विजयनगर के मंत्री होते हैं राम राय, उनके पास 80,000 घोड़े होते हैं। ठीक है, 9 लाख पैदल सैनिक होते हैं, 2,000 हाथी होते हैं, तोप होती है। उसके बावजूद भी जो विजयनगर है वो स्टार्टिंग में लगता है कि वो जीत जाएगा, बट एट द एंड विजयनगर हार जाता है। अब आ जाती है विजयनगर की शासन व्यवस्था की। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें शासन किस तरीके का हुआ करता था, तो यहाँ से हमें एक झलक मिल जाएगी कि एक्चुअल में जो विजयनगर था उसमें हमने राजा के बारे में पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें पता चलेगा उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी। हर क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखते थे। कौन रखते थे? विजयनगर के शासक। यहाँ इससे क्या पता चलता है? यहाँ पे भी निरंकुशतावाद का ही शासन था, यानी कि हर चीज़ में जो अंकुश था वो सिर्फ और सिर्फ राजा का हुआ करता था, और राजा के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगा हुआ था। कृष्णदेव की तेलुगु पुस्तक आयुक्त मर्यादा में हमें शासन व्यवस्था का सजीव चित्रण मिलता है। यानी कि जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम यहाँ पे दे रखा है, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, आयुक्त मर्यादा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है किस तरीके की वहाँ पे शासन व्यवस्था थी। ये धर्म की दृष्टि से शासन चलाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म से शासन था। यह समय के अनुकूल शासन को डालने की कोशिश करते थे। विजयनगर के शासकों ने राजनीति और धर्म या पंडितों का राजनीति पे धर्म और पंडितों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। यानी कि हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा है इस लाइन में, ये धर्म की दृष्टि से शासन चलाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पंडित कहते थे, जो वहाँ पे उल्मा होते थे, वो जो बोलते थे वही ये सुनते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हाँ धर्म को महत्वपूर्ण समझते थे, बट वो पंडितों का और धर्म का प्रभाव जो था वो राजनीति पे नहीं पड़ने देते थे। वो समय के अनुकूल चलते थे, जिस तरीके का टाइम होता था वो उसी तरीके से अपनी राजनीति को चलाते थे। आफ्टर दैट
विजयनगर की शासन पद्धति केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पे थी। यानी कि अभी जो प्रेजेंट हमारा जो टाइम चल रहा है 2023, इसमें भी हमारा क्या चल रहा है, केंद्रीय और राज्य स्तर पर हमारी सरकार है। ठीक है, उसी तरीके की जो पद्धति चलती आ रही थी वो आ रही थी विजयनगर में भी। यानी एक केंद्रीय शासन होता था, उसके बाद प्रांतीय शासन होता था। तो केंद्रीय शासन हम पढ़ लेते हैं। केंद्रीय शासन आखिरकार होता कैसा था, तो राजा का सबसे ऊंचा स्थान होता था। ठीक है, जैसे कि हमारा भी प्रधानमंत्री है, उसी तरीके से राजा होता था। समस्त शक्ति, राजनीतिक शक्ति उनके हाथ में होती थी, जैसे कि अभी पीएम के हाथ में है। शासन चलाने हेतु कई विभाग होते थे, जैसे कि अभी हमारे पास है वित्त मंत्री अलग है, विदेश मंत्री अलग है, उसी तरीके से इनके पास भी विभाग अलग होते थे, जिसमें अध्यक्ष प्रतिदिन के कार्यों में राजा की मदद करते थे। ऐसे ही अभी होता है। ठीक है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा जो और भी मिनिस्टर्स हैं, वो सब हमारे जो पीएम है उनकी हेल्प करते हैं काम करने में। सेम चीज़ यहाँ पे थी। उनकी भर्ती उच्च जाति में होती थी, उच्च जाति से की जाती थी। इसके अलावा कई छोटे कर्मचारी भी थे जो केंद्रीय कार्यकालय में काम करते थे। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ें तो अपने प्रेजेंट टाइम से भी जोड़ के समझ सकते हैं। जिस तरीके का केंद्र शासन हमारा इस टाइम पे है, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में भी होता था। सबसे ऊंचा पीएम, तो वहाँ पे था विजयनगर साम्राज्य का राजा। उसके बाद उसके बहुत सारे विभाग होते थे। उसी तरीके से अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे कौन है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे पीएम की हेल्प करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होती थी। जो अलग अलग विभाग के जो अध्यक्ष होते थे वो राजा की हेल्प करते थे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और जो बट इसमें क्या था, इसमें जो विजयनगर साम्राज्य में जो केंद्रीय स्तर के जो अध्यक्ष होते थे उनकी भर्ती की जाती थी उनकी जाति को देख, यानी उच्च जाति के कुलीन वर्ग के ही लोग सिर्फ यहाँ पे शासन कर सकते थे। ठीक है, शासन नहीं मतलब केंद्रीय प्रशासन में शामिल हो सकते थे, और कुछ छोटे भी होते थे। ठीक है, बट उनका जो पद होता था, यानी उनकी जो पोस्ट होती थी, वो ऑब्वियसली जो ऊंची जाति वाली होंगी उससे थोड़ी सी नीची ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रांतीय शासन। विजयनगर कई प्रांतों में विभाजित था। हर प्रांत का प्रमुख अधिकारी नायक कहलाता था। नायक या तो राजा के वंश से होता था या फिर सामंतों के प्रांत से। संपूर्ण प्रांत, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक मिनट में फिर से पढ़ देती हूँ। विजयनगर कई प्रांतों में विभाजित था। हर प्रांत का मुख्य अधिकारी नायक कहलाता था। नायक या तो राजा के वंश से होता था या फिर सामंतों के प्रांत से। संपूर्ण प्रांत का आर्थिक, सैनिक, नागरिक व्यवस्था का जिम्मेदार नायक होता था। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे नायक कौन कहलाया गया है, जो एक प्रांत है। सपोज अभी हमारे पास हमारे जो देश है वो राज्यों में विभाजित है। राज्यों का जो सीएम है, ठीक है, वो अभी के टाइम पे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तब के टाइम पे बोला जाता था उसको नायक। सेम चीज़ है। उसके अलावा नायक जो होता था वो या तो राजा के वंश से होता था, यानी कि उसका कोई बेटा, कोई रिश्तेदार या फलाना ढिमकाना जो भी होता था, मतलब राजा के ही वंश से होता था। या फिर जो सामंत लोग होते थे, बड़े बड़े जागीरदार, उनके प्रांतों से जो वो रिलेटिव था। उसके अलावा जो पूरा का पूरा राज्य था, उसके आर्थिक, सैनिक, नागरिक जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी, उन सभी की जिम्मेदारी नायक की होती थी। ठीक है, और नायक कौन था, प्रांत का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था। अब हम पढ़ लेते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी विजयनगर साम्राज्य की। तो प्रमुख साधन भूमि कर था। अनुपात को लेके मतभेद थे। ठीक है, परंतु ऐसा भी उदाहरण मिलता है जो बताता है कि किसानों को पूर्ण पैदावार के आधे हिस्से से, यहाँ पे आदेश हो गया है, यहाँ पे होगा आधे हिस्से से, यानी कि अगर वो इतना कमा रहा है, इतना उपजाऊ भूमि है उसकी, इतनी उपज हो रही है 100%, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको अपनी जो उपज है उसके 50% पार्ट से वंचित होना पड़ता था। यानी कि जो 100% वो उपज कर रहा है उसका 50% जो है
वो किसको दे देता था, वो सरकार को यानी कि राजा को कर के रूप में दे देता, और जो 50% बचता था उससे अपना घर चलाता था। ठीक है, चाहे वो उसको बेचे, उसको खाए, वो उसकी मर्जी होती थी। इसके अलावा क्या होता था, इसके अलावा चुंगी कर, विवाह कर भी लिया जाता था। विवाह कर यानी शादी जो होती थी उसके ऊपर भी कर लगाया जाता था। चुंगी कर क्या होता था, चुंगी एक व्यवस्था थी उस टाइम पे, बहुत सारे जो खेत के छोटे छोटे टुकड़े होते थे ना, उनको मिला दिया जाता था। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे इस एरिया में, इस इतने बड़े एरिया में 10 खेत आ रहे हैं, तो वो 10 के 10 खेत मिलाकर, ठीक है, फिर उनको किसानों में विभाजित किया जाता था। इस पे भी कर लगाया जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम करों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम के हमें कर देखने को मिलेंगे जो आज के टाइम पे नहीं है। ठीक है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक किसान के ऊपर इतने सारे कर लगा दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सरवाइव कैसे करेगा। उसके बाद आता है न्याय विभाग। ठीक है, न्याय विभाग तब का कैसा हुआ करता था, तो मुकदमे का फैसला करने के लिए नियमित अदालतें थी, जिसमें स्थानीय कानून द्वारा फैसला किया जाता था। अपराधियों को दंडित किया जाता था। राष्ट्रद्रोही, मिलावटी, चोरों को मृत्यु दंड तक मिलता था। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो नियम थे, कानून थे, वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। मृत्यु दंड जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों के दंड तो मिलते ही रहते होंगे। उसके बाद आ जाती है कृषि, जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे। विजयनगर एक धनी और समृद्ध राज्य था जहाँ कृषि की पैदावार काफ़ी फल फूल रही थी। यहाँ की राजधानी में चावल, गेहूं, अनाज जो मकई और घोड़े के दाने आदि भी भारी मात्रा में उगते थे। बाजार बेशुमार माल से भरे बैलों से भरपूर रहता था, यानी कि जो यहाँ की कृषि की अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। इतनी सारी चीज़ें उगाई जा रही थी, जो बैल थे वो बाज़ारों में बेशुमार रूप से माल लेके भरे रहते थे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है व्यापार किस तरीके का था वहाँ पे। तो विजयनगर साम्राज्य में चीनी, बर्मी, यहाँ पे चीन नहीं होगा, यहाँ पे चीन होगा। ठीक है, चीनी, बर्मी, फ्रांस, अफ्रीका और पुर्तगाल जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। यानी कि उस टाइम पे भी जो विजयनगर साम्राज्य है वो इतने सारे देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित कर चुका था। जो बारबोसा हैं एक इतिहासकार, वो 1516 में भारत आते हैं और वो अपनी किताब में स्पष्ट लिखते हैं कि विजयनगर घोड़े, तांबे आदि का आयात करता है और कपड़े, चावल आदि का निर्यात करता है। विजयनगर में बंदरगाहों की संख्या जो थी वो बहुत अधिक बताई जाती है। यानी कि अगर एक साम्राज्य में बहुत अधिक बंदरगाह हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और वहाँ का जो एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा होगा। अब आता है बहमनी साम्राज्य, यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे विजयनगर के बारे में। अब ये सेकेंड आता है हमारा बहमनी साम्राज्य। तो दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में होती है, जब दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनके बारे में आप मुझे बताओगे कि ये कौन से साम्राज्य से, कौन से वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पक्का पक्का पता होगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच 11 वर्ष का अंतर था। इसके संस्थापक हसन गुंग थे। ठीक है, इन्होंने सत्ता प्राप्त करते ही, ये कुछ नहीं है, गलती से हुआ, अलाउद्दीन हसन बहमनी शास्त्री की उपाधि ली। यहाँ पे ये शास्त्री नहीं होगा, यहाँ पे शाही होगा। ठीक है, यानी कि उनका जो असली नाम था वो हसन गंगू था। ठीक है, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हसन गंगू नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, हसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन हसन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने उपाधि ले रखी थी, जो अलाउद्दीन हसन बमनी शाह की जो उपाधि ली थी। ठीक है, बट उनका जो रियल नाम था वो हसन गंगू था। यह अपने
प्रारंभिक अवस्था में एक छोटा राज्य हुआ करता था, जिसमें प्रमुख रूप से बरार का क्षेत्र था। ठीक है, यानी कि जो बरार वाला हिस्सा पड़ता था वो इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इसका उत्तरी सीमा मालवा और खानावदोश से मिलती थी। दक्षिण की सीमाएं तेलंगाना तक फैली हुई थी। प्रारंभ में ही इसका संघर्ष पड़ोसी राज्यों के साथ शुरू हो गया था। लगातार संघर्ष के कारण इस राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर और राजनीतिक स्थिति विभाजन के कारण खराब हो गई थी। और एट द एंड क्या होता है, 1527 में इस साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही जो इसका पड़ोसी देशों के साथ संबंध था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, जिस वजह से बार बार युद्ध होते रहते हैं। युद्ध होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जाएगी। ठीक है, और विभाजन भी हो रहे थे जिस वजह से उसकी राजनीतिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो आखिर होता क्या है, एंड में 1526 में ये खत्म हो जाता है साम्राज्य, यानी इसका अंत हो जाता है। अब आता है विजयनगर और बहमनी संघर्ष, यानी इन दोनों राज्यों के बीच में क्यों संघर्ष होता है। तो मैंने इसका जो संघर्ष था वो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्यों इसके बीच में इतना संघर्ष होता था। तो मैं आपको फिर से एक बार इन शॉर्ट बता देती हूँ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष चलता रहा। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। दोनों ही राज्य दोआब पर कब्जा करना चाहते थे। दोआब होगा, यहाँ पे दोआब पर नहीं होगा, दोआब पर कब्जा करना चाहते थे। दोआब क्षेत्र क्या होता है, यानी कि एक नदी जा रही है, दूसरी नदी भी जा रही है, तो इसके जो बीच वाली ये जो जमीन होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसपे कृषि बहुत अच्छी होती है। तो इस पे जो ये राज्य थे कब्जा करना चाहते थे। कभी जो ये दोआब वाला क्षेत्र था ये विजयनगर के अधीन हो जाता था, लड़के वो जीत जाते थे तो उनका हो जाता था, ये लोग जीत जाते थे तो इनका हो जाता था। इसी कश्मकश में लोग चल रहे थे। जब बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में बट गया तो विजयनगर साम्राज्य इसके उत्तराधिकारी के लिए किए गए युद्धों में तथा उनके घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप, ठीक है, यानी कि हस्तक्षेप का मतलब होता है छेड़खानी करना, ठीक है, उसका करके उसका मौके का जो लाभ था वो उठाना चाहते थे। प्रारंभ में इस नीति से विजयनगर को लाभ भी होता है, परंतु अंत में इसका परिणाम घातक होता है। होता है ना कि अगर किसी के साथ गलत करोगे तो गलती होगा, उसका भी सेम परिणाम होता है। विजयनगर साम्राज्य का भी स्टार्टिंग में लाभ होता है, लेकिन जो एंड होता है वो इनका भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत थोड़े से टाइम में ये पूरा का पूरा चैप्टर इन शॉर्ट कवर कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको मैंने उसको बता भी दिया कि उसका सही करेक्शन क्या होगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बाकी मैंने इसमें कंप्लीट नोट्स भी दे ही दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।